वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या कर रहे थे, विलेन के भौतिक गुण को पढ़ा था, उसमें से काफी चीजों को कवर कर लिया था। लास्ट हमारा टॉपिक है पराशरण दाब। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में अवनमन, ये सारी चीजों को कवर कर लिया था। लास्ट हमारा क्या है? पराशरण दाब। हिमांक में अवनमन का एग्जाम्पल भी हम लोग हम लोग उसको कर चुके थे। उसका फॉर्मूला भी हम लोगों को पता हो चुका था कि उसका फॉर्मूला क्या आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके क्वेश्चंस हैं, अब देखो तुमसे फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा हिमांक में अवनमन, तो तुम लोग क्या लिखते थे? के एफ होगा, यहाँ पे डब्लू 1000 अपॉन में एम, यही होता है ना। ये तुम्हारा क्या था? हिमांक में अवनमन था। अब इसमें इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चंस में क्या पूछे गए हैं, सारी चीजें दी रहेगी, बस आपको कुछ ना कुछ उसमें से निकालना रहेगा। बहुत टफ क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते, बहुत इजी होते हैं। चलो क्वेश्चन ये रहे आपके पास क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस में हमें करने हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ, बाकी जो है वो क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या दिया है? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। ठीक, 600 ग्राम जल में मिलाया गया। आपको ज्ञात क्या करना है? हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना। ठीक है, हिमांक अवनमन आपको निकालना है और हिमांक की गणना कीजिए। जल के लिए केएफ कितना दिया है? 1.86 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स दे दिया है। सेम उसी तरह बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन इसने क्वथनांक बोल दिया है, तो आपको किसके लिए निकालना होगा? केवी के लिए। यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे हम लोग किसका निकालेंगे? डेल टी एफ होता था, यहाँ पे डेल टी के लिए निकालेंगे। और उसी तरह यहाँ पे हिमांक का अवनमन स्थिरांक है। ये सारी चीजें आपको पता है कि कहाँ पे। अब इसमें देखो दिया क्या क्या है, अगर तुम्हें पता होगा तो यहाँ पे इसने क्या क्या दे दिया है। स्मॉल डब्ल्यू की मैं बात करूँ तो 45 ग्राम दिया है स्मॉल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू की बात किया जाए तो कितना दिया है? 600 ग्राम। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू की बात किया जाए तो कितना दे दिया है? 600 ग्राम दे दिया है। अगर मैं टीएफ की बात करूँ तो टीएफ तुम्हारा डेल टीएफ ज्ञात करना है, इसी को तो ज्ञात करना है। ठीक, फिर उसके बाद केएफ कितना दे दिया है? केएफ 1.86 दे दिया है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या निकालना है? मोल। अब यहाँ पे ये तुम्हें निकाला गया है। अब तुम्हें यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए गए होंगे जिसका तुम निकाल भी सकते हो। यहाँ पे इसका ये मोल तुम्हें निकालने आ जाएगा ना, इसका कितना होता है। और भाई देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी तरह होगा कि नहीं? बोलो जल्दी से। इसी तरह तुम निकाल सकते हो। तो इसका कितना आ जाएगा? 62 के लगभग आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना होगा? 24 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 62 के लगभग आएगा। ठीक, यहाँ पे ये तुम्हारा 62 भी आ गया। अब फॉर्मूले में तुम्हें क्या रखना है? फॉर्मूला तुम्हें पता है कि फॉर्मूला हमें क्या दिया है? बोलो, फॉर्मूले के लिए तुम्हें पता ही होना चाहिए कि फॉर्मूला हमें निकालना क्या है। तो यहाँ से बिल्कुल इसी तरह डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है? के एफ होगा यहाँ पे, और ये 1000 ग्राम में दिया है इसलिए, और एम कैपिटल डब्ल्यू। अब अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे डेल टी एफ, के एफ कितना दे दिया है? 1.86 दिया है। स्मॉल डब्ल्यू की बात की जाए तो 45 दे दिया है, 1000 यहाँ पे। अगर एम की बात करूँ तो 60 आ गया है, और इसका कितना दे दिया है? 600 दिया है। इसका कितना दे दिया है बेटा? 600 दिया है। इससे इन जीरो को खत्म कर दो। ठीक, इसको इससे खत्म कर दो, आगे के कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। आगे के कैलकुलेशन तुम्हारे इजी हो जाएंगे। टीएफ तुम्हारा लगभग आ जाएगा, इसको तुम कैलकुलेट कर लेना, कमेंट में बता देना टीएफ का लगभग इतना आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये टीएफ आएगा। अब ये टीएफ तुम जानते हो कि ये सारी वैल्यू केल्विन में होती है। ये सारी वैल्यू किस में होती है? केल्विन में होती है। तो इसके आगे के भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसके आगे क्या होगा। अब तुम्हें क्या निकालना है? पहला तो तुमने निकाल लिया है ना। अब हमें निकालना क्या है? हिमांक की गणना करना है। किसकी गणना करना है? हिमांक की गणना करना है। तुम जानते थे कि क्या होता है। ठीक है, अब तुम जानते हो कि अगर हम लोग हिमांक की बात करते थे तो डेल
टी एफ इज इक्वल टू क्या होता था, जल्दी बताओ क्या होगा, टी नॉट माइनस टी एफ, क्या होगा, टी नॉट माइनस टी एफ की बात की जाए। अगर मैं जल की यहाँ पे बात करूं तो जल 0 डिग्री पे वो क्या होता है, हिमांक, हिम में बदलता है। और तुम्हें यहाँ पे केल्विन लाना है। तुम जानते हो कि अगर हमारा जल है वाटर, चलो यहाँ पे अगर तुम्हारा जल है तो वो हिम में कब बदलेगा, बर्फ में, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब तुम्हें सेल्सियस नहीं चाहिए, केल्विन चाहिए। तो तुम क्या करोगे, 273 इसमें केल्विन प्लस करोगे तो यहाँ पे 273 केल्विन आ जाएगा। अब ये वैल्यू तुम्हें यहाँ पे पुट करनी। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा डेल टी एफ क्या दिया है, ठीक, तुम्हें निकालना क्या है, टी एफ निकालना क्या है, टी एफ को निकालना है। अब तुम इसको इधर लाओ, उसको उधर लेकर चले जाओ। तो यहाँ पे क्या करोगे, टी एफ कर दोगे, डेल टी एफ माइनस डेल टी हो जाएगा कि नहीं, बताओ, माइनस टी एफ हो जाएगा। या फिर तुम इसको ऐसे कर लो, देखो मैंने ऐसे कर दिया, तुम ऐसे कर लो, इसको उधर लेकर जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि ये वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, तो तुम इसका मान यहाँ पे रखोगे, टी एफ 273 माइनस कितना रखोगे, 2.5। ये तुम कैलकुलेशन करके निकाल लेना, इतना कैलकुलेशन तो आता ही होगा। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसका निकालोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 270.75 के लगभग, केल्विन के लगभग तुम्हारा आएगा। तुम निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 270.75 के लगभग आ जाएगा केल्विन में, ये तुम्हारे आंसर आएंगे। अब यहाँ से तुमको निकालना, देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें सारी वैल्यू दी रहेगी, केवल एक वैल्यू ऐसा रहेगा जिसको नहीं दिया रहेगा, उसको तुम कैलकुलेशन करो, फिर दूसरे फॉर्म में तुम आंसर ला सकते हो। और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाले, वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ये आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि वैद्युत अपघट्य होता क्या है। तुम्हें बस मतलब किससे है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उससे मतलब है कि कौन कितना दिया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं बोर्ड में, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड में, तुम इसको इंपॉर्टेंट कर लेना और खुद से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस बहुत इजी है, ठीक। चलो अब आगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं परासरण दाब। अब देखो यहाँ पे बायोलॉजी वाले भी पढ़ते होंगे, ठीक, मैथ वाले यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, बायोलॉजी वाले सब जानते हैं कि परासरण क्या होता है, क्लास 9 से ही पढ़े हो। तो यहाँ पे दाब की मैं बात नहीं करूंगी, अभी मैं दाब की बात नहीं कर रही हूँ, अभी ओनली परासरण की मैं बात करूँ तो परासरण क्या होता है, जल्दी से कोई बताओ, परासरण क्या होता है, तुम जानते हो, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, परासरण क्या होता है इसमें, आप बोलोगे कि परासरण एक प्रक्रिया है, आप क्या बोलोगे, परासरण एक प्रक्रिया है जिसमें आपका विलायक के जो कण होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर वो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो जैसे अगर हम लोग चीनी हो गया या किशमिश हो, सॉरी चना हो गया या किशमिश हो गया, जिसको हम लोग भिगो के रखते हैं, रात भर भिगो के रखते हैं, सुबह उसकी साइज बड़ी हो जाती है, क्यों बड़ी हो जाती है, जल्दी समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बढ़ता है। अब मैं बात कर लूं, अगर यहाँ पे देखो, अगर किशमिश की बात की जाए तो बिल्कुल ऐसे ही रहता है, ठीक, अंगूर होता है ना, उसी को सुखा दिया जाता है, तो इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, किसके कंपेयर, वाटर के, किसके कंपेयर, वाटर के कंपेयर, मतलब अगर हम देखेंगे इसको हम भिगो रहे हैं रात के लिए, ठीक, तो वाटर का कंसंट्रेशन कम है, किसके कंपेयर, इसके, किशमिश की, या फिर तुम चने की बात कर लो इसके, तो सुबह तक तुम देखते हो कि ये फूल जाता है, सुबह तक तुम देखोगे कि ये फूल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बढ़ेगा, ठीक है, विलायक के कण, तो विलायक हमारा वाटर हो गया, और वाटर के कण किस में जाएंगे, इस रेजिन में, मतलब किशमिश में अंदर चले जाते हैं, इसलिए ये फूल जाता है, इसलिए ये क्या होने लगता है, फूल जाता है। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल उसी तरह चना है, अगर ये सब चीजें कर रहे हो तो कम से कम समझो, ऐसा नहीं है कि हम लोग भिगो के खा रहे हैं बस खाए जा रहे हैं, उससे नहीं मतलब है, यहाँ पे समझो कि कॉन्सेप्ट हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे बस ओनली मैं परासरण की बात कर रही हूँ, ओनली किसकी मैं बात कर रही हूँ, ऑस्मोटिक की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे दाब नहीं लगा जा रहा, दाब तुम्हारा आ जाएगा जब अर्ध पारगम्य झिल्ली आएगी, तब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
वहां पे। तो ये बात समझ में आई कि परासरण क्या है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बढ़ेगा। कौन, विलायक के कण। तो परासरण समझ में आ गया। चलो इसको लिखो कि परासरण होता क्या है। ये तो अपने से भी तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन खैर हम लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे कि परासरण होता क्या है। तो क्या बोलोगे, वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन या गति, तुम्हें जो समझ में आए वो लिख सकते हो, गमन करते हैं। बात समझ में आ रही है ना, ये क्या कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परासरण। गमन करते हैं उसे परासरण कहते हैं। ठीक, परासरण कहते हैं। अब ये अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हो सकता है कि कभी आपसे 1 मार्क्स में पूछ दे तो उसको क्या कहते हैं। यह बोला जाता है कि ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक के कण आर पार जाते हैं जबकि विलेय के कण नहीं जाते, आर पार नहीं जाते। विलायक के कण जाएंगे लेकिन विलेय के कण नहीं जाएंगे, ये याद रखना। तो हेडिंग क्या बनाओगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, तो इसमें बोला जा रहा है कि ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक के कण आर पार जा सकते हैं, जबकि विलेय के कण आर पार नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं जा पाते हैं या नहीं जा सकते हैं, उसे अर्धपारगम में क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं, उसे अर्धपारगम में झिल्ली कहते हैं। अब तुम देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, विलायक के कण जाएंगे लेकिन विलेय के कण नहीं जाएंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धपारगम में झिल्ली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम में झिल्ली कहते हैं। अब ये अर्धपारगम में झिल्ली दो प्रकार की हो सकती है, एक प्राकृतिक एक अप्राकृतिक। तो यहीं पे लिख लेना, अर्धपारगम में झिल्ली, ठीक है, दो होगा, कौन कौन, एक होगा प्राकृतिक, ठीक, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, दूसरा क्या होगा, अप्राकृतिक। और ठीक, अब प्राकृतिक में कौन होगा, प्राकृतिक में तुम लोग जानती हो, जैसे अंडा की झिल्ली, किशमिश, ये सब देखे हो। अंडा की झिल्ली जो पतली सी लेयर होती है, ठीक है, व्हाइट जो उसका खोपड़ी होता है उसको निकाल के कमेंट में बताओ कि जो व्हाइट ऊपर का बना होता है वो किस रसायन का बना होता है, उसका नाम बताना है। दूसरा क्या होगा, किशमिश, ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अप्राकृतिक की, कि अप्राकृतिक में कौन कौन आते हैं। तो अप्राकृतिक में आता है कैल्शियम, फॉस्फेट, कॉपर, है ना, कैल्शियम आता है, फॉस्फेट आता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कैल्शियम, फॉस्फेट, कॉपर, फेरो साइनाइड। ठीक,
ये 3 आएंगे। कौन कौन आएंगे? कैल्शियम फॉस्फेट, कॉपर, फेरोसाइनाइड। अब इसमें कॉपर साइनाइड जो होता है वो सबसे अच्छा अर्धपारगम झिल्ली है, तो इसको लिख लेना है। ये क्या है? सबसे अच्छा अर्धपारगम झिल्ली है। इसको तुम जान रहे हो, ये सबसे अच्छा होगा, तुम इसको नोट कर लेना। ठीक, यहाँ तक हम लोग जानेंगे। अब बात करेंगे किसकी? विसरण का क्या होता है? विसरण का मतलब समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग पराशर पढ़ लेते हैं। विसरण यहाँ पे क्या होता है? विसरण जानते हो, जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। विसरण, विसरण वह प्रक्रिया है, आप बोल सकते हो कि जिसके क्या होंगे, जैसे परफ्यूम यूज किए हो, परफ्यूम सब लोग यूज करते हैं, तो परफ्यूम में होता क्या है? विसरण की प्रक्रिया होती है। अब जैसे परफ्यूम की इतनी छोटी सी बोतल होती है ना, हम लोग ऐसे स्प्रे करते हैं, अच्छा लगता है, उसमें विसरण की प्रक्रिया होगी। इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे इनके कण। ठीक है, किसके? जो तुम्हारे उसमें विलायक भरे होंगे या फिर जो कुछ भी भरा होगा, उसके कण क्या होंगे? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे। जैसे अगर मैं इस बॉटल की बात करूंगी तो इसमें क्या होगा? इस पर मैं सपोज करूँ कि इसमें परफ्यूम भरा है, तो इसमें बहुत ज्यादा परफ्यूम भरा होगा, कंप्रेस करके भरा होगा। और जो ये वातावरण है, इसमें क्या होंगे? कम सांद्रता है। जब हम इसको ऐसे स्प्रे करते हैं तो ये क्या होगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। बिल्कुल इसका उल्टा होगा। तो आप बोलोगे वह प्रक्रिया विसरण की, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, गति करते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि क्या बोला जा रहा है? और इसमें कोई अर्धपारगम की झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो तुमसे पूछ लिया जाए कि किसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, विसरण, परासरण, ऐसे कई सारे, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे विसरण में किसी अर्धपारगम की झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। अगर सपोज करो ऐसा होता तो जब भी तुम परफ्यूम लगाते कोई ना कोई झिल्ली लेकर घूमते, कहाँ कहाँ लेकर जाते, है ना? तो यहाँ पे किसी भी अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ तक नोट करिए जल्दी से। हेडिंग क्या बनाना है? परासरण दाब। अभी तक जो भी कहानी समझा वो समझ में आया होगा। परासरण दाब, तो परासरण दाब क्या होता है? ये एक प्रेशर लगाया जाता है। ये क्या किया जाता है? एक किसी भी विलयन में एक प्रेशर लगाया जाता है जो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए बहुत न्यूनतम, बहुत छोटा सा दाब, बहुत कम मात्रा का दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अब ऐसे ही बिल्कुल होगा, मान लो ये तुम्हारा कोई विलयन है और इधर क्या है? कम सांद्रता है, ठीक, और इधर क्या है? अधिक। अब तुम जानते हो कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा, तो तुम यहाँ पे एक परासरण झिल्ली लगा दोगे। तुम क्या करोगे? एक परासरण झिल्ली लगाओगे जो कि परासरण को रोक सके, जो परासरण प्रक्रिया को रोक सके, और उसी दाब को हम लोग क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। उसी दाब को हम लोग क्या कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे। जैसे सपोज करो अगर तुम्हारे सामने से कुछ आ रहा है और वो गिरने वाला है तुम पर, वो तुम पर गिरने वाला है, तो तुम क्या करोगे? एक प्रेशर लगाओगे ना, एक प्रेशर लगाओगे। अब यहाँ पे समझो बिल्कुल उसी तरह है कि परासरण की प्रक्रिया को रोकी जा रही है एक प्रेशर के जरिए, एक दाब के जरिए, और उसी दाब को हम लोग क्या कह रहे हैं? परासरण दाब। लेकिन वह दाब बहुत कम होगा। अब यहाँ पे मत समझना कि हम तो बहुत जोर से लगाएंगे, बहुत जोर सी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत कम लगेगा क्योंकि ये हमें कण है, छोटे छोटे कणों की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत बड़ी चीजें की बात नहीं हो रही। तो वहां पे हम लोग एक दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक दाब लगाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आप क्या लिखोगे? परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, रोकने के लिए एक दाब, एक न्यूनतम दाब लिख लेना, एक न्यूनतम दाब लगाया जाता
है जिसे जिसे परासरण दाब कहते हैं, जिसे परासरण दाब कहते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ पे परासरण दाब कहते हैं जिसे किससे, पाई से, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। क्या होता है, CRT होता है। यहाँ पे कभी कभी तुम्हें किसी भी बुक में N भी देखने को मिलेगा ना, NRT, तो उसको परेशान नहीं होना कि NRT का क्या होता है। अब तुम जानते हो कि इसमें से क्या क्या हो सकता है, अभी समझो यहाँ पे। और कहीं कहीं पे यहाँ पे आपको P भी मिल सकता है, तो भी मत परेशान रहना, ठीक। अब इसको क्या होता है कि परासरण विधि को मापने के लिए कुछ विधियां हैं, ठीक है, 4 हैं जो कि पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हालांकि पूरी हमें तक कोशिश रहेगी कि पूरी चीजों को हम लोग कवर करें। अगर पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो उसको लिख लो यहाँ पे। परासरण दाब को मापने की विधि, 4 विधि है। पहला कौन सा है इसमें से, पहला विधि है बर्कले, नाम भी इन लोगों का बहुत खतरनाक रहता है, ठीक। बर्कले हर्टले एक ही में है, बर्कले हर्टले विधि। दूसरा इसमें होता है फेफर, ठीक, फेफर विधि। तीसरा इसमें से क्या होगा, मार्स एवं मॉर्स एवं फ्रेजर विधि। देखो याद करना चाहोगे तो याद कर जाएगा, बर्कले हर्टले है, फिर यहाँ पे फेफर है ना, फिर यहाँ पे मार्स एवं फ्रेजर, जैसे रेजर क्यों यूज होता है बिल्कुल उसी तरह। फिर यहाँ पे जीव द्रव्य कुंचन विधि, ये तो तुम बायोलॉजी में पढ़े हो, ठीक है, पढ़े हो या फिर तुम लोग पढ़ोगे, क्या होता है ये 4 विधियां हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, परासरण दाब को मापते हैं। तो इसको इम्पोर्टेंट भी कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा कि अगर कभी कोई पूछ दिया तो आप लोग इसमें से बता पाओ। फिर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये होता क्या है, अब आगे चीजों को हम लोग कवर करेंगे। अब तुम्हारा परासरण दाब क्या था, परासरण दाब तुम्हारा यही है, ठीक। अब इसमें C क्या है, C तुम्हारा क्या है, सांद्रता है। C क्या है, सांद्रता, तो यहाँ पे लिखो, ठीक, जहां C, पहले T की बात किया जाए, जहां T बराबर क्या है, ताप, क्या है, ताप, और वो केल्विन में भी हो सकता है, क्या होगा, केल्विन में भी हो सकता है। अगर ना, तो केल्विन में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में रहेगा, उसमें तुम क्या करोगे, मान लो ये डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें 273 केल्विन, 273 को ऐड करोगे तो तुम्हारा केल्विन आ जाएगा। फिर उसके बाद जहां पर आर क्या है, गैस नियतांक है, आर क्या है आपका, यहाँ पे गैस नियतांक, गैस नियतांक, इसकी वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताओ। यहाँ पे आर क्या है, गैस नियतांक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0.0821, ठीक, 0. गैस नियतांक की वैल्यू क्या होती है, 0.0821 होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये सांद्रता है, यहाँ पे क्या है, ये सांद्रता है। C किसकी है, सांद्रता। अब सांद्रता हम लोग किसी विलियन में ही पढ़ रहे थे, है ना, सांद्रता किसी हम लोग विलियन में ही पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि सांद्रता उसमें क्या होता है, विलेय के पदार्थ कितने मिलाए गए हैं, कितने नहीं मिलाए गए हैं। अगर तुमसे कोई पूछ दिया कि R का मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलोगे, लीटर वायुमंडल अपान में क्या बोलोगे, डिग्री पर मोल, क्या बोलोगे, डिग्री पर मोल बोल सकते हो। यहाँ पे आर का अगर कोई कुछ कहेगा तो मात्रक लीटर वायुमंडल अपॉन में क्या बोलोगे, डिग्री पर मोल, डिग्री पर मोल बोल सकते हो, ठीक।
सांद्रता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मोल की ही बात होगी ना, कि कितना मोल हम किसी भी विलेय में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता था, एन, नंबर कितने होंगे, और वी। बात समझ में आ रही है, एन और वी को मिलाते थे। और तुम्हें पता है कि एन क्या होता था, एन क्या होता था, डब्ल्यू अपॉन एम। अगर मैं एन पूछूं तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि डब्ल्यू अपॉन एम, तो यहाँ पे एन की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे एन की वैल्यू रखोगे तो डब्ल्यू अपॉन एम आ जाएगा, इक्वल टू वी आएगा। अब तुम जानते हो कि इसको और भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको और आसानी से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम वी आएगा, एम वी आ जाएगा। अब तुम ये वैल्यू क्या करो, इसमें पुट कर दो, ये वैल्यू क्या कर दो, उसमें पुट करो, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तुम यहाँ पे लिख सकते हो। बिल्कुल इसी तरह ये भी फॉर्मूला कभी कभी लगा भी सकते हो, कभी ये भी फॉर्मूला तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा किसके अकॉर्डिंग क्या लगाना है, तो डब्ल्यू अपॉन एम वी आर टी हो जाएगा ये आपका, ठीक। ये आपका एक फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ तक आया होगा, तो इसको नोट करिए जल्दी से। ये रहे आपके पास क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में हमेशा आर की वैल्यू दी रहेगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चंस में हमेशा आर की वैल्यू दिया रहेगा कि आर क्या है, तो आर क्या था, गैस नियतांक। अब पराशर दाब की बात कर रहा है, तो पराशर दाब के लिए फॉर्मूला क्या निकाले थे, पाई सी आर टी, ठीक, पाई सी आर टी ये दिया था। अब तुम्हें यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाना होगा जो मैंने इसके पहले बताया था, यहाँ पे जो सी के लिए क्या होता था, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला आता था, क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन एम वी आर टी। ये फॉर्मूला जरूरी है, ठीक। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब तुम बताओ यहाँ पे क्या क्या दे दिया है, टी किसमें दिया है, डिग्री है ना, 25 डिग्री सेल्सियस में देना है। तुम्हें पता है कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, केल्विन में इसको बनाएंगे। अब केल्विन के लिए क्या करते हैं वो भी पता है। फिर अगर मैं डब्ल्यू की बात करूं तो कितना दे दिया है, 6 ग्राम। अगर यूरिया की बात किया जाए, यूरिया की बात किया जाए एम का, तो तुम जानते हो कि 60 आता है, यूरिया का क्या आता है, 60 आता है, क्या अणु भार, यहाँ पे निकाल सकते हो। वी कितना दे दिया है, वी आपका दिया है 0.2 लीटर में दे दिया है, किसमें दिया है, लीटर में दे दिया है। अब आपको क्या की निकालना है, पाई, डायरेक्ट आपसे पाई पूछ रहा है, जबकि सारी वैल्यू दी गई है। आर भी दे दिया है 0.0821। अब यहाँ पे सब वैल्यू को तुम रखो, जब तुम यहाँ पे रखोगे तो क्या करोगे, पहले इसको केल्विन में लाओगे, इसमें क्या कर दो, 273 को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 892, ये तुम्हारा केल्विन में आ जाएगा, ठीक, 298 केल्विन में। अब यहाँ पे तुम फॉर्मूले में रखो, डब्ल्यू कितना दे दिया है, 6 ग्राम दिया है, एम की मान कितना दे दिया है, 60, वी का मान दिया है 0.2, ये हो गया। आर की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.081 दिया है, ठीक। और किसकी वैल्यू छूटी, छूटी किसी की वैल्यू छूटी नहीं ना है, हाँ इसकी वैल्यू छूट गई, टी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 298, 298। अब तुम्हें कैलकुलेशन तो आता होगा, इसके अलावा कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो यहाँ से इसको क्या करोगे, इसको खत्म कर दो, 1/10 आ जाएगा, तुम्हारा आएगा 1/10.2, 0.0821 गुणे 298। इसके अलावा भी तुम लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन और भी अच्छे से कर सकते हो। जब कैलकुलेशन करोगे तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसका हटा दो, दशमलव हटा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 0821298। अब इसको क्या करो, उससे डिवाइड कर दो, उससे क्या करो, तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना, 149 आएगा। देखो इसको इससे काटो तो 149 आएगा, एक बार जाएगा, ठीक, फिर 4 बार लेकर जाओ, फिर यहाँ पे 9, समझ में आ रहा है ना, ये 149 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 149 आएगा। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो तुम्हारे पास बच क्या क्या रहे हैं, 0.0821 गुणे 149। अब इसको तुम लोग क्या कर लो, गुणा कर लो, जब गुणा करोगे तो लगभग तुम्हारा कितना आ जाएगा, 12.23 आएगा, 12.23 वायुमंडल में आएगा, ठीक है, ये वायुमंडली में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन बहुत इजी है, तुम चाहो तो इसको कर सकते हो। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखने में वैल्यू लगेगी कि बहुत टफ है, क्या है, कैसे है, लेकिन ये बहुत इजी रहेगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन ये होता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं।
और मैं कोशिश करूंगी कि अगले नेक्स्ट वीडियो में ये आपका क्या हो जाए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, फिर सेकंड चैप्टर की हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक अगर किसी भी को भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताना कि ये सारी चीजें में हमें किसी चीज में डाउट होगा। अब देखो तुम्हें करना क्या है, नोट्स बनाओ। जब भी तुम ये देखो तो तुम कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट्स को बनाओ, नोट्स को प्रिपेयर करो। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, वैल्यू इधर उधर कर सकते हो। अब देखो एग्जाम में तुम्हारे यही सब सेटअप आते हैं, अब रटना नहीं है चीजों को। जब तुम रटोगे तो फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम जब होगा तो तुम्हारे लिए वहां समस्या आ जाएगी। अब मैं ये नहीं कह सकती कि आप क्या करो यहाँ पे 98% ला जाओ कि कितना भी लाओ तो आप क्या कर लोगे, नीट या जेईई क्वालिफाई कर लो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर आप लोग उसको अच्छे से पढ़ोगे, समझ समझ के पढ़ोगे, रट के नहीं, तो बहुत अच्छा नंबर भी ला सकते हो, किसी भी एग्जाम को क्लियर भी करने की क्षमता रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करो, समझो चीजों को, जानो, बार बार उसको देखो, प्रैक्टिस करो, तब समझ में आ जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।